समाज मनोविज्ञान का संक्षिप्त इतिहास। समाज मनोविज्ञान में व्यक्तियों का अध्ययन समाज में किया जाता है। मनोविज्ञान की प्रत्येक शाखा के समान समाज मनोविज्ञान का भी अपना एक विशेष इतिहास है। आधुनिक समाज मनोवैज्ञानिकों के अनुसार समाज मनोविज्ञान के इतिहास को निम्नलिखित 4 भागों में बांटकर अध्ययन किया जा सकता है। पहला, दार्शनिक विचारधारा, फिलोसॉफिकल व्यू पॉइंट। दूसरा, समाज मनोविज्ञान का प्रारंभिक काल, अर्ली ईयर्स ऑफ सोशल साइकोलॉजी। 1940 से 1970 के बीच का समाज मनोविज्ञान, सोशल साइकोलॉजी इन बिटवीन 1940 एंड 1970। 1970 के बाद का समाज मनोविज्ञान, सोशल साइकोलॉजी आफ्टर 1970। इन 4 कालों में समाज मनोविज्ञान के क्षेत्र में जो प्रमुख विकास हुए उनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। दार्शनिक विचारधारा। समाज मनोविज्ञान के इतिहास में कुछ पुराने दार्शनिकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इनमें से प्लेटो तथा अरिस्टो का नाम काफ़ी मशहूर है। इन लोगों ने सामाजिक व्यवहार के अध्ययन में काफ़ी रुचि दिखलाई थी। बाद में कुछ दार्शनिकों जैसे होब्स, लॉक, ह्यूम तथा कॉम्टे ने सामाजिक व्यवहार को समझने के लिए अपने अपने ढंग के सुझावों पर बल दिया। इनमें से कॉम्टे, जिन्हें समाजशास्त्र का जनक भी कहा जाता है, की विचारधारा से समाज मनोविज्ञान की उत्पत्ति में काफ़ी सहायता मिली। फ्रेंच क्रांति के बाद इन्हें ऐसा ज्ञात हुआ कि समाज में व्यक्तियों का व्यवहार किसी नियम द्वारा निर्देशित होना चाहिए। ऐसा होने से विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों में व्यक्तियों के व्यवहार का पूर्व कथन करना आसान हो सकता है। 18वीं शताब्दी तथा 19वीं शताब्दी में सामाजिक व्यवहार से संबंधित दार्शनिक विचारों की महत्ता धीरे धीरे बढ़ने लगी। इस समय के कुछ प्रमुख दार्शनिक जैसे जेरेमी बेंथम, जॉन स्टुअर्ट मिल, हर्बर्ट स्पेंसर ने इस क्षेत्र में संयुक्त रूप से कुछ महत्वपूर्ण योगदान किए। ऑलपोर्ट ने समाज मनोविज्ञान के इतिहास का पुनरीक्षण रिव्यू करते हुए कहा कि इस संयुक्त योगदान के फलस्वरूप मानव सामाजिक व्यवहार की साधारण एवं सार्वभौमिकता सिद्धांतों, सिंपल एंड सोवरेन थ्योरीज ऑफ सोशल बिहेवियर का जन्म हुआ। इसमें कई अलग अलग सिद्धांत हैं जिनके सारे एक विशेष प्रकार की सामाजिक व्यवहार की व्याख्या होती थी। जैसे इस समूह के एक सिद्धांत के अनुसार सामाजिक व्यवहार व्यक्ति की उस इच्छा पर आधारित होता है जो उसे अपनी जिंदगी में अधिक से अधिक सुख प्राप्ति की ओर तथा दुख से पूर्ण रूपन छुटकारा दिलाने की ओर ले जाता है। इस मनोविज्ञान में सुखवाद, हेडोनिज्म की संज्ञा दी गई है, जिसका खुलकर समर्थन जेरेमी बेंथम, हर्बर्ट स्पेंसर तथा जॉन स्टुअर्ट मिल ने किया। इसी समूह के दूसरे सिद्धांत के अनुसार सामाजिक व्यवहार व्यक्तियों में सत्ता, पावर प्राप्ति की इच्छा पर आधारित होता है। इसे मनोविज्ञान में अहमवाद, इगोइज्म की संज्ञा दी गई और इसका समर्थन निजिस्क तथा ली डेंटेक जैसे दार्शनिकों द्वारा की गई। इस तीसरी विचारधारा के अनुसार सामाजिक व्यवहार का कारण व्यक्ति में उन व्यक्तियों के प्रति अनुराग, अफेक्शन एवं प्यार, लव की भावना होती है। इसे मनोविज्ञान में सहानुभूति, सिंपैथी की संज्ञा दी गई। इस तरह से हम देखते हैं कि सामाजिक व्यवहार के बारे में कई एक दार्शनिक सिद्धांत, यूनिटरी फिलोसॉफिकल थ्योरीज थे जो सामाजिक व्यवहार की व्याख्या अलग अलग दृष्टिकोण में किया करते थे। आजकल सामाजिक व्यवहार के संबंध में प्रतिपादित इन एक दार्शनिक सिद्धांतों की मान्यता करीब करीब समाप्त हो गई है। अब ये माना जाने लगा है कि मानव अंतःक्रियाओं, ह्यूमन इंटरेक्शन एक जटिल प्रक्रिया होती है जिनकी व्याख्या साधारण एवं एक सिद्धांतों द्वारा नहीं की जा सकती है। फिर भी इतना जो स्पष्ट है कि एक दार्शनिक सिद्धांतों के प्रतिपादन के फलस्वरूप समाज मनोविज्ञान को 2 कारणों से एक स्वतंत्र एवं वैज्ञानिक शाखा के रूप में उभरने में काफ़ी मदद मिली है। पहला कारण तो ये था कि इन सिद्धांतों के प्रतिपादन से ये स्पष्ट हो गया कि सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन की व्याख्या साधारण बोलचाल की भाषा में ना होकर एक ठोस एवं यथार्थ तथ्य के रूप में हो सकता है। दूसरा कारण ये था कि सामाजिक अंतःक्रिया अन्य स्वाभाविक घटनाओं के समान पूर्व अनुमेय, प्रेडिक्टेबल तथा विधि संगत, लॉफुल होती है। जैसे जैसे सामाजिक अंतःक्रियाओं के उपयुक्त दोनों कारणों को बल मिलता गया, समाज मनोविज्ञान दार्शनिक चिंतन, फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन से दूर हटकर मनोविज्ञान की एक वैज्ञानिक शाखा के रूप में उभरता गया। और 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में ये करीब दार्शनिक चिंतन से पूर्ण रूपेण स्वतंत्र होकर मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में लोगों के सामने आ गया। इसी नई शाखा का रूप प्रयोगात्मक, एक्सपेरिमेंटल अधिक था तथा दार्शनिक बहुत ही कम। ट्रिपलेट ने 1897 में समाज मनोविज्ञान के क्षेत्र में सबसे पहला प्रयोगशाला प्रयोग, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट किया। इस प्रयोग में उन्होंने इस परिकल्पना, हाइपोथेसिस की जांच की कि जब व्यक्ति एक दूसरे के साथ प्रतियोगिता
कंपटीशन की भावना से किसी कार्य को करता है तो उसका निष्पादन परफॉर्मेंस उस परिस्थिति से अच्छा होता है जब वह उसी कार्य को अकेले बिना किसी प्रतियोगिता की भावना से करता है।